गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, हम लोगों ने मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे हम लोग, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में शुंग वंश तक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कौरव वंश के बारे में। देखिए, इसको एक याद करने का ट्रिक है हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। और ये ट्रिक याद हो गया तो मगध साम्राज्य के सातों वंश के बारे में याद हो जाएगा। ट्रिक याद हो गया तो याद हो जाएगा। देखिए, हौस से हो गया। मगध साम्राज्य में सबसे पहले शासन किसने किया था? हर्यक वंश। उसके बाद से हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद हुआ था नंद वंश। नंद वंश शासन। पहले से हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद से शिशुनाग वंश ने शासन किया, उसके बाद से नंद वंश के बाद आया शासन मौर्य वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। और इस शिशुनाग वंश के बाद आएगा कौरव वंश। देखिए, और कौरव वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखिए मौर्य वंश के आने से पहले दो विदेशी आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश के आने से पहले नंद वंश के समय दो विदेशी आक्रमण हुआ था। और इसके बाद यानी मौर्य वंश के पहले दो विदेशी आक्रमण हुआ था, जिसमें सिकंदर ने हमला किया था, सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया था और डोरियस ने हमला किया था। और इसके बाद भी हमला हुआ। शको का हमला हुआ था। इंडो ग्रीक और शको का इसके बाद से चार शासक ने हमला किया था। उसको हम पढ़ेंगे। पहले सातवाहन वंश पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने शिशुनाग वंश को पढ़ लिया। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या वासुदेव ने कर दिया और कौरव वंश की स्थापना की। कौरव वंश की स्थापना की। तो इसमें कौरव वंश में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें पढ़ना है कि इसकी स्थापना किया था वासुदेव ने। इसकी स्थापना वासुदेव ने किया था। और उसके जो अंतिम शासक है सुशर्मा था। अंतिम शासक कौरव वंश के जो अंतिम शासक था सुशर्मा। इस सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दिया। सिमुक ने इसकी हत्या कर दिया। सुशर्मा की हत्या इसी के सेनापति सिमुक ने कर दिया। और सिमुक ने हत्या करके अपना खुद का वंश बनाया, सातवाहन वंश। तो हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश, यानी सिमुक हत्या कर दिया और खुद का वंश बना लिया, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो संस्थापक थे नाहपान था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। और इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। देखिए, इसमें जो सबसे प्रमुख शासक, सबसे योग्य शासक था हाल था। जो सबसे योग्य शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी था। देखिए, इन लोग सातवाहन वंश का यहाँ पर राज था। ठीक, सातवाहन वंश के यहाँ पे था। और तो इस टाइम यानी गुजरात के इलाका से शको का आक्रमण हुआ था। इसके बाद से देखिए, इसी एक टाइम हुआ था शक का आक्रमण किए थे। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बाद शको को, क्योंकि इनका जो इक्वेशन है बिगड़ जाएगा उस तरह। तो शक यहाँ पे शक राजा जो है नाहपान हमला कर दिया। शक राजा नाहपान हमला कर दिया। नाहपान जब यहाँ पे हमला किया तो यहाँ पे तो राज्य था गौतमीपुत्र सतकर्णी का। और नाहपान ने तो हमला कर दिया। तो उसके बाद से हमला करने के बाद ये गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपान को मार लसार के मारा। लसार के मतलब कि नाहपान को दौड़ा के मारा। नाहपान हार के चला गया।
गौतमीपुत्र सतकर्णी। जब गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद अगला शासक बना था वशिष्ठपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद अगला शासक वशिष्ठपुत्र सतकर्णी बना। अगला शासक बना था वशिष्ठपुत्र सतकर्णी। तो ये अपना खुद ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। वशिष्ठपुत्र सतकर्णी जो था ओवर कॉन्फिडेंस था। तब इसका जो नापान के जो लड़का था रुद्रदामन आया। फिर उसके बाद से शक राजा आया था रुद्रदामन। और यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी की जगह पे आया था वशिष्ठपुत्र सतकर्णी। तो देखिए जो वशिष्ठपुत्र सतकर्णी था ओवर कॉन्फिडेंस में था। इसको लग रहा था कि अगर यहाँ से शक को हमला करेंगे तो जैसे हमारे बाबूजी मार दिए थे शक को दौड़ा के, उससे हम भी मार देंगे। तब इसने रुद्रदामन हमला किया और इस वशिष्ठपुत्र सतकर्णी को लसार के मारा। अब इसने हमला कर दिया, उसको पराजित कर दिया और रुद्रदामन विजयी हो गया। ठीक है। और जब रुद्रदामन विजयी हो गया तो इन दोनों के बीच, इसके और रुद्रदामन के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। पहले ऐसे ही होता था, जैसे अगर कोई राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करता था, युद्ध जब वो हार मान जाता था तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता था। जैसे सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। तो उस टाइम सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और यहाँ पे रुद्रदामन के और वशिष्ठपुत्र पुलिमामी के साथ मतलब बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। मतलब इसकी लड़की की शादी हो गया होगा। उसके बाद से देखिए सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना स्टार्ट किया। इसने भूमि दान देना स्टार्ट किया था। तो इस टाइम पे जो सिमुक्त ये भी ब्राह्मण थे। देखिए यहाँ पे मौर्य वंश तो क्षुद्र जाति के थे। मौर्य वंश से पहले मौर्य वंश में ये नहीं समझ में आता। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था क्षुद्र जाति का था, इसने आजीवक धर्म अपना लिया था। जो उसके बाद से अशोक जो थे बौद्ध धर्म अपना लिए और चंद्रगुप्त जैन धर्म अपना लिए। और उसका जो पुत्र था जो अलग अलग टाइप के धर्म अपना लिए थे। उसके पास जो बाकी जो कौरव वंश में आए थे और शिशुनाग वंश में, इसमें भी कट्टर जो ब्राह्मण थे। सातवाहन वंश में भी ब्राह्मण थे। इसने जमीन भूमि दान देने को कहा था। और देखिए यहाँ पे जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन जब यहाँ पे रुद्रदामन हमला करके जीत गया था और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। उस पर जो अभिलेख लिखवाया है, अभिलेख में लिखा है कि मैं रुद्रदामन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता हूँ। रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन जो अभिलेख लिखा था उस पर यही लिखा था। उसके बाद देखिए इसमें सातवाहनों ने शीशा का सिक्का चलाया था। और सातवाहनों की जो व्यवस्था थी मातृसत्तात्मक थी। मतलब इस लोगों को माता के नाम से जाना जाता था। जैसे इस टाइम में लोगों को उनके पिता के नाम से जाना जाता है, उस टाइम पे सातवाहन वंश के समय मातृसत्तात्मक था, यानी माता के नाम से जाना जाता था। इसमें सामंत व्यवस्था भी था। सामंत व्यवस्था मतलब होता है कि अगर कोई राजा है और उसके सेनापति उसके यहाँ काम कर रहा है तो राजा उसको वेतन न दे के भूमि दान देता था। जैसे मान लीजिए कुछ काम कर रहा है 1 महीने और 1 महीने को उसका 50-60 हज़ार हो गया तो राजा क्या करता था 50-60 हज़ार के जगह उसको उतना 50-60 हज़ार जगह क्या भूमि दान दे देता था। इसमें क्या होता था, मान लीजिए कोई सेनापति काम कर रहा है, उसको ज़्यादा मतलब हमेशा हर महीने भूमि मिल रहा है उसको, तो उसका भूमि जो है और बढ़ता जाएगा और जो राजा उसको भूमि दान दे रहा है उसका भूमि और घटता जाएगा। तब धीरे धीरे तो सामंत बड़े हो जाएंगे तो अधिकार हो जाएगा सामंतों का। और इसमें मौर्य वंश का विनाश का यही कारण था। सामंत धीरे धीरे इसका मगध पे जो है सामंतों का अधिकार होते गया धीरे धीरे। तो देखिए इसमें इसी जो सामंती व्यवस्था था इसको अकबर ने भी अपनाया था। अकबर ने भी सामंती व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन अकबर ने मालिकाना हक नहीं दिया था। यानी अकबर कहा था कि तुम जमीन हमारा रहेगा, हमारे नाम से रहेगा। तुम जैसे देखिए कोई अकबर का सेनापति और काम करता है तो अकबर उसको पैसे न देकर जैसे 1 लाख का काम कर रहा है तो उसको मतलब देखता था अकबर कि किस गांव में 1 लाख का टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो अकबर क्या करता था, अपने सेनापति को कहता था कि जाओ और उस गांव में इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है
वहाँ के टैक्स तुम कलेक्ट करो, रख लो तुम। तो वहाँ पे अकबर की ज़मीन भी बच जाती थी और अकबर को सेनापति मतलब कि टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी भी हट जाती थी। तो अकबर का मतलब सामंत व्यवस्था ही अपनाया था, लेकिन उसका मालिकाना खुद रखा था। अकबर किसी को ज़मीन दान में देता था। इसलिए जो मुगल काल है, मुगल काल लंबे समय तक टिकी रही। और मगर यहाँ पे देखिए, इसलिए मतलब सामंत के अधिकार हो गया। और सामंत जो है, सामंत का मतलब इसके पास जो सामंत है गुप्त काल आगे, तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। लेकिन ठीक इससे पहले यहाँ पे याद करिए कि यहाँ पे रुद्रदामन हमला किया, यानी शकु ने हमला किया था, शकु ने। तो इससे पहले हम लोग शकु के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी इसके पहले तो हम लोग पढ़ लिए हैं सिकंदर जब हमला किया था, यवन आक्रमणकारी। अब इसके बाद से जो आक्रमण हुए थे हिंद यवन ग्रीक, यानी जितने लोग आक्रमण किए थे इसके बाद से हम इसके मतलब सातवाहन वंश के पहले 4 आक्रमण हुए थे। आई होप दोस्तों कि आप लोग इतना सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सातवाहन के वंश के पहले, यानी सातवाहन वंश के पहले कौरव वंश में और शिशुनाग वंश में 4 आक्रमण हुए थे। और हम पढ़ेंगे पहले 4 आक्रमण के बारे में, फिर पढ़ेंगे गुप्त काल के।